अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम एनवायरमेंटल साइंस का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम टॉपिक से। ठीक है, फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल होता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज द टर्म वाज कॉइन्ड बाय एजी टैंसली इन 1935। यहाँ पे हम कोई केस ले जा रहे हैं क्योंकि ये वाले टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर किए हैं, यहाँ पे हमें खाली रिविजन करना है। ठीक है, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टैंसली इन द ईयर 1935। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? It's the structural and functional unit of environment where the living organisms interact with each other and the surrounding environment. Ecosystem जो होता है वो हमारे environment का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होती है। ठीक है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? वो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट सराउंडिंग देम। ठीक है, जो उनकी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट होता है उसके साथ भी वो इंटरेक्शन करते हैं। सो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? जो इकोसिस्टम होता है वो खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं बना होता है, या जो इकोसिस्टम होता है वो खाली नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं बना होता है। अगर एक जगह पे खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं किसके साथ? अपने जो सराउंडिंग में उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होंगे, वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं किन के साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको हम इकोसिस्टम नहीं कह सकते। ठीक है, इकोसिस्टम इज दैट पार्ट जहाँ पे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स प्रेजेंट हो, जहाँ पे दोनों के दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है या इकोसिस्टम बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हो जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हो। ठीक है, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आया था एक बार कि जो पॉन्ड वाटर है, अगर हम उससे एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे तो क्या वो इकोसिस्टम है? ठीक है, इकोसिस्टम वो होता है, हमने डेफिनेशन से क्या देखा, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो और जो नॉन लिविंग पार्ट के साथ इंटरेक्ट करे। ठीक है, अब हमने पॉन्ड वाटर से एक ड्रॉप लिया। ओके, अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो तो खाली नॉन लिविंग है, वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। ठीक है, इसमें क्या आ गई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंट्रैक्शन उस ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ। सो कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर हमने पॉन्ड वाटर से लिया वो भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, सो इकोसिस्टम कैन बी माइक्रो इकोसिस्टम और इट कैन बी मैक्रो इकोसिस्टम। और जो हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो हम किसे कहते हैं? हमारे बायोस्फीयर को। ठीक है, जो हमारा बायोस्फीयर है वो हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। ओके, नाउ coming to the types of ecosystem, ecosystem can be aquatic और ecosystem can be terrestrial। ठीक है, aquatic ecosystem वो वाला ecosystem होता है जो water based हो। ठीक है, and terrestrial ecosystem is the land based ecosystem। ठीक है, aquatic ecosystem can be natural और aquatic ecosystem can be artificial। इसी तरह से जो terrestrial ecosystem है ये भी natural हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक है, एक्वाटिक नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड होता है। ठीक है,
सो नेचुरल एक्वाटिक में आपके फर्दर दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है मैरीन एक्वाटिक और दूसरा आता है फ्रेश वाटर। ठीक है, मैरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम वो वाला इकोसिस्टम होता है जहाँ पे आपकी साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम्स में हमारा साल्ट प्रेजेंट होता है, साल्ट हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं सीज एंड ओशंस। ठीक है, जो सीज एंड ओशंस होते हैं इनमें साल्ट कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है। ठीक है, इसके बाद जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसके फर्दर दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉटिक इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज द लैंटिक इकोसिस्टम। ओके, लॉटिक इकोसिस्टम को हम रिवरीन इकोसिस्टम भी कहता है। ठीक है, लॉटिक इकोसिस्टम वो वाला इकोसिस्टम होता है जहाँ पे जो वाटर होता है वो रुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो फ्लो कर रहा होता है। इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड springs. Okay, second type of freshwater ecosystem is the Atlantic ecosystem. It's also called as like a stream ecosystem or it's also called as still water ecosystem. Okay, ये वो वाला पानी होता है जो फ्लो नहीं करता है, जो रुका हुआ होता है। ठीक है, in which the water is stagnant. Okay, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आएंगे पॉन्ड्स, लेक्स एंड जो रिजर्वायर्स होते हैं वो आपके आते हैं लैंडिक इकोसिस्टम में। ओके, ये हो गया आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। सेकेंड वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लैंड बेस्ड होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड। ओके, मैन मेड इकोसिस्टम इंक्लूड्स जूज। जो जूज होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जो गार्डन्स हम क्रिएट करते हैं वो भी मैन मेड होते हैं, और जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं वो भी हम ही क्रिएट करते हैं, यानी कि इंसान क्रिएट करते हैं, तो उनको भी हम आर्टिफिशियल में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेचुरल। नेचुरल टेरेस्ट्रियल में आते हैं आपके फॉरेस्ट, आपकी ग्रास लैंड्स आती हैं, इसमें आते हैं आपके डेजर्ट्स एंड इसमें आते हैं तुंद्रास। ओके, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट वो वाला एरिया होता है, लैंड का वो वाला एरिया होता है जहाँ पे जो ट्रीज़ है, जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है। ठीक है, हाई होती है। ओके, इसके बाद आता है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में ज़्यादा ट्रीज़ नहीं पाए जाते हैं, ज़्यादा श्रब्स नहीं पाए जाते, इसमें खाली ग्रास पाया जाता है और इसमें हर्ब्स पाए जाते हैं, इसमें वेजिटेशन इंक्लूड होती है। ओके, ये हो गया ग्रासलैंड्स। इसके बाद तुंद्रास क्या होते हैं? तुंद्रास लैंड का वो वाला एरिया होता है जो बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्कटिक होता है जो माउंटेन्स के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें जो स्नो होता है वो साल के ज़्यादातर हिस्से में प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्कटिक मैंने बोला आपको। इसके बाद डेजर्ट्स। डेजर्ट लैंड का वो वाला एरिया है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, और जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें जो डेज होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और जो रात होती है वो बहुत कोल्ड होती है। ठीक है, इसके टेम्परेचर की वजह से। ये हो गया आपका इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है वो दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जिसे हमने डेफिनेशन में देखा। हमारे इकोसिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिविंग पार्ट एंड सेकेंड वन इज द नॉन लिविंग पार्ट। ओके, जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो फैक्टर्स आते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द एडाफिक फैक्टर। इसमें और एक कंपोनेंट आता है जिसको हम सोशल फैक्टर कहते हैं, लेकिन दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। मेनली इसमें दो ही आते हैं। ओके, क्लाइमेटिक में आपका इंक्लूड होता है लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी। ओके, और जो एडाफिक फैक्टर्स होता है, एडाफिक फैक्टर वो वाला फैक्टर होता है जो सॉइल से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल आता है जो सॉइल का pH होता है, दैट्स इंक्लूडेड इन द एडाफिक फैक्टर। ओके, now coming to the biotic factor, biotic component is divided into two main parts, two main components। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर एंड सेकेंड वन इज द कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं?
जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा था, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, लाइट को यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये हो गया प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स को हम कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, कंज्यूमर्स उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज consumers. Okay, now consumers can be further of two types. Consumers can be macro consumers and consumers can be micro consumers. Consumers large भी हो सकते हैं, consumers small हो सकते हैं. Okay, large consumers हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे herbivores और carnivores, जो प्लांट पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए और जो एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड होंगी, ठीक है। और जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, जो फूड को डिकम्पोज करते हैं, जो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं अपने एंजाइम्स की। बट आर हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स है, इन्होंने अपना फूड खुद प्रिपेयर किया, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स है। अब जो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे उनको हम हर्बिवोर्स कहते हैं, ठीक है। हर्बिवोर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रासहोपर है, ठीक है। अब ग्रासहोपर ने प्लांट को कंज्यूम किया, सबसे पहले प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया? हर्बिवोर्स ने कंज्यूम किया, ठीक है। सो हर्बिवोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रासहोपर है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। इसको प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स को का फूड है उसको कंज्यूम किया। ओके, अब जो इसके बाद आता है उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। एंड फर्दर जो आता है टर्शरी, क्वाटरनरी एंड टॉप कंज्यूमर्स। ओके, ये हो गया कंज्यूमर्स। देखो यहाँ पे हम एमसीक्यूज अक्सर गलत कर देते हैं, ये सिंपल कंसेप्ट है लेकिन एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब हर्बिवोर्स को कौन कंज्यूम करता है? हर्बिवोर्स को कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। अब जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हर्बिवोर्स को कंज्यूम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्राइमरी कार्निवोर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एमसीक्यूज में देखना पड़ता है कि कंज्यूमर लिखा है या कार्निवोर लिखा है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर लिखा होगा तो वो कौन होते हैं? वो हर्बिवोर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर प्राइमरी कार्निवोर लिखा होगा तो वो हमें देखना पड़ता है वो क्या है, कंज्यूमर लिखा है या कार्निवोर लिखा है, ठीक है। इसलिए एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, जिनको हम हर्बिवोर्स कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, हर्बिवोर्स को जो नाम दिया था एल्टन, एल्टन ने इनको नाम दिया था की इंडस्ट्री एनिमल्स, ठीक है। एल्टन कॉल्ड द हर्बिवोर्स एज की इंडस्ट्री एनिमल्स। इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स क्यों कहा गया था? क्योंकि ये सबसे पहले प्लांट मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनिमल मैटर, ठीक है। की इंडस्ट्री एनिमल्स इनको नाम दिया था एल्टन ने, ठीक है। आफ्टर दैट जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, टॉप कार्निवोर्स को जनरली फर्दर कोई नहीं खाता है, ठीक है। इनकी किसी वजह से डेथ हो जाती है और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो उनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं? वो उन पे उनके जो एंजाइम्स है वो उन पे एक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। उनको सॉइल एब्जॉर्ब करती है और उनको प्लांट्स जो है फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर activities, okay, for their processes. Coming to the function of ecosystem, ecosystem का function क्या होता है? इकोसिस्टम में हमने देखा प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, दैट्स द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देन क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, ठीक है, उसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं, जिसमें आपका फूड चेन, फूड वेब आता है। देन डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो उनकी डेड बॉडीज जो होती है, कंज्यूमर्स की डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडीज जो होती है उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सॉइल एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्लांट्स फर्दर यूज करके अपनी एक्टिविटीज करती है, अपना फूड फिर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो इकोसिस्टम की 4 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्टिविटी, सेकंड वन इज द एनर्जी फ्लो, थर्ड one is the decomposition, and last one is the nutrient cycling. Firstly, we will see what is productivity. Productivity is the rate at which biomass is produced by organisms per unit area in unit time.
एक ऑर्गेनिज्म कितना बायोमास प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम क्या हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, या 1 साल हो सकता है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर टाइम एक ऑर्गेनिज्म कितना बायोमास प्रोड्यूस करेगा उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी में पहला आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट्स द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना कितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो चीजें आती है, पहला आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम उसे कहते हैं, उस वाली प्रोडक्टिविटी को कहते हैं, उस बायोमास को कहते हैं जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक प्लांट ने जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इसमें वर्ड टोटल आता है, जो टोटल बायोमास होता है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो जो प्लांट ने टोटल बायोमास प्रोड्यूस किया उसमें से जो प्लांट्स का कुछ जो एनर्जी होता है वो किस में यूटिलाइज होता है, उसकी एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन में जो एनर्जी यूटिलाइज हो गई वो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। अब जो एनर्जी माइनस हो गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से वो किस में यूटिलाइज हो गई, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की रेस्पायरेशन में यूटिलाइज हो गई, ठीक है। और जो बायोमास बच रहा है वहां से जो यूटिलाइज होने के बाद जो प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो गया बायोमास, उसके बाद जो बायोमास प्लांट्स के लिए बचता है उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जो हम प्रोसेसेस के लिए जो बायोमास होता है उसको माइनस करके जो बायोमास बचता है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो या तो हम वेट में मेजर करते हैं या तो एनर्जी में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोडक्टिविटी को वेट में मेजर करेंगे तो उसका यूनिट होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और अगर हम एनर्जी में मेजर करेंगे तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर per year, okay. Then comes the secondary productivity. Secondary productivity is the rate at which consumers convert their chemical energy into their own biomass. इसमें इसको secondary इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कंज्यूमर्स अपना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जो उनका अपना बायोमास होता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी। सेकेंड वन कम्स द एनर्जी फ्लो, ठीक है। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसे होता है, प्लांट्स ने फूड प्रोड्यूस किया, उनको हर्बिवोर्स ने कंज्यूम किया, उनको कार्निवोर्स ने कंज्यूम किया, और कार्निवोर्स को कंज्यूम किया टॉप कार्निवोर्स ने, ठीक है। अब जो ये एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, ये कितना होता है, ठीक है। लिंडमैन एक साइंटिस्ट था, 1942 में उसने एक लॉ दिया जिसको हम 10% लॉ कहते हैं। 10% लॉ ऑफ इकोसिस्टम क्या कहता है, 10% लॉ हमारा कहता है जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो खाली 10% होता है फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, अगर इसके पास 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको कंज्यूम करेगा, उसके पास जो एनर्जी चली जाएगी वो इस 1000 किलो कैलोरीज का 10% होगा, यानी कि वो 100 किलो कैलोरीज होगा। ओके, इसके बाद जो इस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा उसके पास कितनी एनर्जी चली जाएगी, इस 100 किलो कैलोरीज का 10%, यानी कि 10 किलो कैलोरीज, ठीक है, जिसको हम 10% लॉ कहते हैं। और ये 10% लॉ किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था इन 1942। ओके, नाउ कमिंग टू द फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। फूड चेन एक ऑर्गेनिज्म्स की सीक्वेंस होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं और एनर्जी का
ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स, उसके बाद उनको कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कार्निवोर्स, ठीक है। फूड चेन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड वन इज द डेट्रिटस फूड चेन एंड थर्ड वन इज द पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? ये वो वाली फूड चेन होती है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है, जो ग्रास से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को कंज्यूम करता है कैटरपिलर, कैटरपिलर को कंज्यूम करता है फ्रॉग, फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक एंड स्नेक इज फर्दर कंज्यूम्ड बाय ईगल, ठीक है। ये होती है ग्रेजिंग फूड चेन जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। सेकेंड वन इज द डेट्रिटस फूड चेन जो डेड मैटर से स्टार्ट होती है, जो डेट्रिटस से स्टार्ट होती है, ठीक है। डेट्रिटस फॉर एग्जाम्पल डेड लीव्स होती है, उनको कंज्यूम करता है वुडलॉज और वुडलॉज को फर्दर कंज्यूम करती है एक बर्ड, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल आती है डेट्रिटस फूड चेन की। लास्ट वन इज द पैरासिटिक फूड चेन जिसमें पैरासाइट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को कंज्यूम किया कैटल ने, कैटल जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो गए किससे? वर्म्स से, ठीक है, पैरासाइट से। और जो पैरासाइट्स होते हैं उनको फर्दर इन्फेक्ट करते हैं कौन? हाइपर पैरासाइट्स। इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। फूड चेन जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, दैट मीन्स वो रियल में नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जो ग्रास है उसको खाली कैटरपिलर कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको कैटल भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो फ्रॉग है उसको खाली स्नेक कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको बर्ड भी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क बन जाती है, जो फूड चेन्स का एक नेटवर्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को कैटरपिलर भी कंज्यूम करता है और ग्रास को कैटल भी कंज्यूम करता है। जो ये नेटवर्क बन जाती है इसको हम कहते हैं फूड वेब, ठीक है। जो फूड चेन्स का एक नेटवर्क बनता है इसको हम फूड वेब कहते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने रिवाइज किया जो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसमें